सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, प्राचीन सभ्यताएं, जिसके अंतर्गत 2 वीडियो बन चुके हैं इस पाठ में ही। जिसमें पहले वीडियो में हमने जो है वैदिक सभ्यता के बारे में जाना और सभ्यता क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में जो इससे पहले वाला वीडियो है यानी दूसरे नंबर का वीडियो, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या हो रहा था, वहाँ की नगरीय सभ्यता कैसी थी, यहाँ की वहाँ का आर्थिक और सामाजिक जीवन कैसा था। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम जो देखेंगे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता और माया की सभ्यता हम देखेंगे कि वो सभ्यता कहाँ पर थी। तो पढ़ते हैं इस पाठ को आगे। तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। और देखो, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ये पार्ट तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको कैसा लगा इस लेसन को पढ़कर या और कुछ सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, साथ में चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। और साथ में अन्य जो आपके साथी है उसको भी इन वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी पढ़ाई में मदद मिल सके। तो पढ़ते हैं अगले इस चैप्टर के अगले भाग को। तो हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के हमने कृष्ण को भी देखा था। अब है माया सभ्यता, जहाँ पर आज मैक्सिको का युकाटन नामक स्थान है। अब देखो, ये सभ्यता कहाँ मिली है? मैक्सिको में। तो मैक्सिको में जो युकाटन नामक स्थान है, वहाँ किसी जमाने में माया सभ्यता के लोग रहा करते थे। इसे मेसो अमेरिकन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है? मेसो अमेरिकन सभ्यता। माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में स्थित थी। यह मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई। यह 300 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक काफ़ी प्रगतिशील रही। फिर धीरे धीरे इसका अंत हो गया। तो ये जो है 300 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक ये काफ़ी प्रगतिशील रही। इसकी जो शुरुआत है वो 1500 ईसा पूर्व में ही हो चुकी थी, है ना। तो ये 300 से 800 ईस्वी तक तो ये काफ़ी प्रगतिशील रही। फिर जो धीरे धीरे इसका अंत होता गया। इस समय माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन आदि के क्षेत्र में काफ़ी आगे थे। इस काल को कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का विकास हुआ। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, यानी उस समय जो है वहाँ पर पिरामिड भी बनाए गए थे। उससे सबसे उल्लेखनीय इमारत क्या है? पिरामिड, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। दावा किया जाता है कि 900 ईस्वी के बाद माया सभ्यता के इस नगर का ह्रास होने लगा। ह्रास यानी कि ये विनाश की ओर अग्रसर हो गई थी और नगर खाली होने लगे। मक्के की खेती माया सभ्यता का प्रमुख आधार थी। तो मक्के की खेती लोग करते थे। ठीक है, तो ये मक्के की खेती उनका प्रमुख आधार थी। उनके धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। तो जब वो मक्का बोते थे, उगाते थे, तो वो उस समय धार्मिक कुछ है वो उत्सव भी मनाते थे। तो धार्मिक क्रियाकलाप उसी से संबंधित थे। इस सभ्यता के निवासियों के कृषि करने के तरीके उन्नत थे, जिसके कारण खेतों में अच्छी पैदावार होती थी। इससे शासक वर्ग, पुरोहित और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली। माया लोग यानी माया सभ्यता के लोग, तो माया लोगों की अपनी एक लिपि थी जो चित्रतमक थी, किंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ने में पूरी तरह से असफलता प्राप्त नहीं हुई है। देखो, चित्रतमक यानी वो कुछ चित्र बनाते थे, कुछ बात उनको कहनी होती थी तो उस बातों को प्रतीक के रूप में वो चित्र बना देते थे। ठीक है, तो वो उन्हीं को वही लोग पढ़ पाते थे कि वो क्या है उसका प्रतीक। लेकिन उस लिपि को, उस चित्रात्मक लिपि को अभी तक भी किसी ने नहीं पढ़ा है, यानी पढ़ने में अभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनका खगोलीय ज्ञान था। उन्होंने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्योहारों और जन्म मरण संबंधी बातों का लेखा जोखा रखने के लिए कैलेंडर बनाया था। माया सभ्यता की गणना और पंचांग को माया कैलेंडर कहा जाता है। तो माया सभ्यता की जो गणना है और उसके जो पंचांग है उसको क्या कहा जाता है? कैलेंडर। इसका एक साल 290 दिन का होता था। आज हमारा एक साल कितना होता है? 365 दिन का। ठीक है, उस समय उनका एक साल 290 दिन का होता था। माया कैलेंडर में तारीख 3 तरह से निर्धारित होती थी। तारीख का निर्धारण लंबी गिनती, जार्किन यानी ईश्वरीय कैलेंडर और हाब यानी लोक कैलेंडर के जरिए होता था। इसी आधार पर माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणी भी करते थे। माया सभ्यता के लोगों की मान्यता थी कि जब उनके कैलेंडर की तारीखें खत्म होती है तो धरती पर प्रलय आता है और नए युग की शुरुआत होती है। ये उनकी मान्यता थी। माया सभ्यता का अंत क्यों व कैसे हुआ, इस पर इतिहासकारों को बहुत से मत है। तो
इतिहासकार के बहुत से मत है कि यह किस तरह से इसका विनाश हुआ। कुछ का मानना है कि विदेशी आक्रमण या विद्रोह के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा या महामारी के कारण यह सभ्यता खत्म हुई। तो इस तरह से सभ्यता के बारे में बताया गया है। अब देखो इस सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। माया सभ्यता किस देश में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा कि माया सभ्यता जो है वो कहाँ पर है। ये देखो ऊपर पर लिखा हुआ मेक्सिको का युकाटन नामक स्थान है, वहाँ पर माया सभ्यता मिली है। तो देखो ये स्थान का नाम दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा माया सभ्यता जो है ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में भी स्थित थी। तो ये आपके जगह के नाम आपको लिखने हैं। माया सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस फसल की खेती करते थे? तुमने पढ़ा था जी मक्के की खेती करते थे। कोई भी धार्मिक उत्सव उसका आधार भी उनका मक्के की फसल ही होती थी, ठीक है। अगला पॉइंट है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानेंगे कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? ये यूनानी शब्द है, जैसे हमारे हिंदी शब्द होते हैं ऐसे यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। यहाँ मेसो का अर्थ मध्य और पोटमस का अर्थ होता है जल। इस प्रदेश का आधुनिक नाम इराक है। अब ये कहाँ पर है? ये सभ्यता इराक के अंदर, ठीक है। इसका जो आधुनिक नाम क्या है? इराक है। तो यह प्रदेश दजला एवं फरात नदियों से घिरा हुआ है। तो इराक में दजला और फरात नामक दो नदियाँ बहती है, उसी नदी से घिरा हुआ है। ये दोनों नदियाँ तुर्की के काकेसर पहाड़ों से निकलती है और फारस की खाड़ी में मिलती है। मेसोपोटामिया के प्रदेश में 3 सभ्यताएं विकसित हुई। सर्वप्रथम सुमेरियन लोगों ने सुमेरिया की सभ्यता का विकास किया। तत्पश्चात बेबीलोनिया की सभ्यता का उदय मिस्र जातियों ने मिलकर किया। इस सभ्यता के पतन के बाद असीरिया की सभ्यता स्थापित हुई। तो ये जब सभ्यता खत्म हो गई, ठीक है, तो इसके बाद असीरिया की सभ्यता विकसित हुई। तो इस सभ्यता के जो है विकास है वो सुमेरिया की सभ्यता का विकास भी किया। तो यहाँ के जो सर्वप्रथम सुमेरियन थे उन्होंने इस सभ्यता में जो सुमेरियन की सभ्यता का विकास किया। तो ये जो सभ्यता है 3 सभ्यता से विकसित होकर बनी है। पहली कौन सी? सुमेरियन की सभ्यता। दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा है उदय मिश्रित जातियों की से मिलकर बनी है। तो पहला है सुमेरियन की सभ्यता, ठीक है, बेबीलोन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन तीनों से मिलकर इस सभ्यता का निर्माण हुआ है। मेसोपोटामिया के राज्य का उत्थान और पतन। अब देखो इस सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ और उसका पतन कैसे हुआ, यानी कैसे तो ये बनी और कैसे इसका पतन हुआ। ऐसा माना जाता है कि उत्तर में आर्मीनियन पर्वतीय प्रदेशों से आए सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में बस गए। यानी कि कहाँ से आए थे? आर्मीनियन पर्वत है उन प्रदेशों से सुमेरियन लोग आए थे और वो मेसोपोटामिया नामक स्थान में बच गए। यानी आज के जो इराक वाला हिस्सा है वहाँ पर ये बसे। उन्होंने एक अत्यंत समृद्ध सभ्यता का विकास किया। सुमेरियन लोगों ने नगर राज्य की सरकार स्थापित की। उर, लगास, एरेक तथा इरुडी प्रसिद्ध नगर राज्य थे। सुमेर का प्रथम शक्तिशाली राजा सागान प्रथम को माना जाता है जो अक्कद से आया था। अक्कद एक स्थान का नाम है, ये वहाँ से आया था। सुमेर और अक्कद राज्यों को मिलाकर उसने एक सतत राज्य स्थापित किया। लगातार विदेशी आक्रमणों से सुमेर की सभ्यता का पतन हुआ। यानी विदेशी आक्रमण होते रहे तो सुमेर की सभ्यता क्या हो गया? पतन। इसके पश्चात बेबीलोन सभ्यता का उदय हुआ। अब सुमेर के बाद क्या हुई? बेबीलोन सभ्यता, जिसमें हम्मुराबी नाम का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। तो अब बेबीलोन सभ्यता का राजा कौन था? हम्मुराबी। और सुमेर की सभ्यता का राजा कौन था? अक्कद से आया हुआ जो है वो उसने यहाँ पर जो है राजा सांगान प्रथम था, ठीक है, जो कि अक्कद से आया था। उसने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयों को रोककर तथा समस्त देश में एक जैसे कानून लागू कर एक दृढ़ राज्य स्थापित किया। किसने? हम्मुराबी ने, ठीक है। इन्होंने जो अलग अलग जो जगह पे लड़ाइयाँ होती रहती थी आपस के अंदर समस्त देश में, तो एक ही कानून व्यवस्था से लागू कर दी और देश को जो अपने राज्य को दृढ़ बनाया। वास्तव में बेबीलोन में लोगों की अपनी कोई सभ्यता नहीं थी। जब उन्होंने घाटी को जीता तो जो उन्हें मिला उसे अपना लिया। बेबीलोन की सभ्यता का प्रारंभ सुमेरियन से और अंत असीरिया से हुआ। इसके अनंतर मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य लगभग 1100 से 622 ईसा पूर्व स्थापित किया। असीरियाई लोगों ने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनिसिया आदि प्रदेशों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके तत्पश्चात कौल्डियाई लोगों ने असीरियाई लोगों को पराजित कर एक दूसरे शक्तिशाली बेबीलोनिया साम्राज्य का निर्माण किया। अब है मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषता कि इस सभ्यता की क्या विशेषता थी, वहाँ के नगर नियोजन कैसा था, ठीक है, सामाजिक जीवन कैसा था, क्या वहाँ पर नियम कानून थे। हम्मुराबी की विविध
विधि संहिता। अब हम्मुराबी जो राजा था उसकी विधि संहिता ने उसने जो कानून व्यवस्था वहाँ पर क्या बनाई थी। हम्मुराबी अमेराइट जाति का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। इसके शासनकाल में बेबीलोनियों की खूब उन्नति हुई। हम्मुराबी की विधि संहिता ने हम्मुराबी को अत्यधिक प्रसिद्धि प्रदान की। हम्मुराबी ने 8 फीट ऊंचे काले पत्थर पर विधि संहिता उत्कीर्ण करवाई। देखो 8 फुट ऊंचे काले पत्थर पर जो भी नियम कायदे हैं जो उस राज्य में होने चाहिए वो उसने वहां पर खुदवा के लिखवा दिया। संभवतः समस्त प्रजाजनों को वे कानून की जानकारी देना चाहता था। हम्मुराबी का दंड विषयक सिद्धांत जैसे को तैसा और खून का बदला खून पर आधारित था। अब इन्होंने क्या दंड भी क्या रखा था। हम्मुराबी ने जो दंड रखा वो क्या, यानी कि सजा किस तरह की थी कि जैसे को तैसा, जो जैसा करता है उसको वैसे ही सजा उसको दी जाए। अगर कोई व्यक्ति खून करता है तो उसको भी बदला उसका खून से ही लिया जाए। इस विधि संहिता में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित कानून सम्मिलित है। अगला है मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन, कि वहां के लोग किस तरह के सामाजिक जीवन यापन करते थे। संपन्नता के आधार पर समाज 3 भागों में विभक्त था। उच्च वर्ग में राजकीय उच्च अधिकारी, सामंत, पुरोहित एवं समृद्ध लोग आते थे। तो इनका जीवन है 3 समाज में विभक्त था। उच्च वर्ग में राजकीय उच्चाधिकारी आते थे, सामंत आते थे, पुरोहित और समृद्ध लोग आते थे। मध्य वर्ग में व्यापारी, जमींदार और दुकानदार थे। निम्न वर्ग या दास वर्ग में युद्ध में पराजित सैनिक होते थे। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। आर्थिक जीवन कृषि एवं पशुपालन। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भूमि पर राजा, सामंत, धनी, व्यापारी और पुरोहितों का स्वामित्व था। तो भूमि पर कौन रहते थे, राजा है, व्यापारी है, पुरोहित आदि रहते थे। नदियों के किनारे उपजाऊ मिट्टी थी। तो नदियों के किनारे क्या थी, उपजाऊ मिट्टी थी। सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था थी। राज्य की ओर से कृषि कार्य एवं सिंचाई में पूर्ण मदद की जाती थी। गेहूं, जौ, खजूर की खेती बहुतायत में होती थी। हल और बैल प्रयुक्त होते थे। पशुपालन द्वितीय स्तर की व्यवसाय था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, गधे, खच्चर पालतू पशु थे। तो ये क्या थे, पालतू पशु। अगला है व्यापार व उद्योग। तो व्यापार और उद्योग के अंतर्गत उद्योग धंधे मुख्यतः ऊन, चमड़ा, कांसा, सोना, चांदी, तांबा आदि से संबंधित थे। तो इसमें किस तरह के व्यापार करते थे वो, कि उद्योग में क्या आते थे, जो ऊन है, चमड़ा है, कांसा है, सोना है, चांदी, तांबा आदि से संबंधित वो जो है उद्योग थे उनके। धातुओं से औजार, यंत्र, आभूषण बनाए जाते थे। उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। व्यापार दूरस्थ देशों से भी किया जाता था, यानी दूर के जो देश थे वहाँ से भी ये व्यापार करते थे, उनसे भी व्यापार का कार्य करते थे, लेन देन वो करते थे। मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। अब देखो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है जो कि इराक में है ना, इराक में, वहाँ से भी हमारे सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी उससे वो व्यापारिक संबंध थे, यानी व्यापार करते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कई वस्तुएं मेसोपोटामिया में के उर नगर की खुदाई में मिली है। अब देखो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो हमारे भारत में थी, कुछ पाकिस्तान में इससे है, वहाँ से जो खुदाई में जो वहाँ की जो वस्तु है वो मेसोपोटामिया के जो उर नामक जो स्थान है, उर नामक जो नगर है, वहाँ पर जब खुदाई की गई तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ वस्तुएं यहाँ पर भी मिली है। तो इससे क्या पता चलता है, क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग वहाँ के लोगों के साथ में क्या करते थे, व्यापार करते थे। धर्म एवं दर्शन। सांसारिक सुखों की प्राप्ति ही धर्म का उद्देश्य था। ये लोग बहुदेववाद थे। बहुदेववाद का मतलब बहुत से देवताओं में विश्वास रखते थे। धार्मिक जीवन कर्मकांड प्रधान व पुरोहित प्रधान था। धार्मिक अनुष्ठान द्वारा पाप मुक्त होने की मान्यता थी। मेसोपोटामिया के निवासी दर्शन के क्षेत्र में सजग थे। नैतिक जीवन का फल अच्छा और पाप में कर्मयुक्त जीवन का फल बुरा होता है। तो उन्होंने क्या किया, अगर हम नैतिक जीवन से रहेंगे, अच्छी तरीके से रहेंगे, सद्विचार रखेंगे, अच्छा आचरण रखेंगे तो हमें फल मिलेगा, और अगर हम पाप करेंगे, हमारा कर्म पाप युक्त हो गए तो हमारा उसका फल बुरा मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक के विषय में उन्हें जानकारी थी। अगला है ज्ञान विज्ञान। मेसोपोटामिया के निवासियों ने गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में काफी प्रगति की। सूर्य, चंद्रमा, तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन कर लेते थे। उन्होंने दिन व रात्रि का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। 8 सेकंड का मिनट और 8 मिनट के 1 घंटे का विभाजन उन्होंने ही किया था। देखो 8 सेकंड का ये क्या मानते थे, 1 मिनट मानते थे, और 60 मिनट के 1 घंटे का विभाजन भी उन्होंने ही किया। मिनट की गणना धूप घड़ी और जल घड़ी से भी की करते थे। तो धूप घड़ी उन्होंने बना रखी थी, जल घड़ी उन्होंने बना रखी थी, उससे इनकी गणना करते थे। रेखा गणित के व्रत को उन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना प्रारंभ किया। तो देखो 360 डिग्री तो आज भी हम मानते हैं कि जो व्रत होता है उसका जो परिमाप कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री जो है इनका जो डिग्री में, ठीक है, कोण 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री का विभाजन करना भी उन्होंने प्रारंभ किया। वे जोड़, बाकी गुणा, भाग करना जानते थे। अगला है कला।
स्थापत्य के क्षेत्र में 2 मंजिले पक्की ईंटों के भवन एवं मंदिरों का निर्माण प्रमुख था। गुम्बद, मेहराब और स्तंभ युक्त मंदिर बनते थे। मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी। चित्रकला और संगीत कला के क्षेत्र में भी वे लोग रुचि रखते थे। कौन? मेसोपोटामिया के लोग। कीलाक्षर लिपि, अब इनकी लिपि कैसी थी? कीलाक्षर, यानी कील के समान वो लिखते थे। कील के समान जो लिपि थी उस हिसाब से लिखते थे। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेरिया में हुआ। वे चित्रलिपि के रूप में विकसित होकर कीलाक्षर लिपि में परिणत हुई, जिसे क्लूनीफॉर्म लिपि कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी, तो कीलाक्षर थी। उसको क्या कहा जाता था? तो क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता था। ये मिट्टी की तख्तियों पर सरकंडे की कलम से लिखते थे। इनका उपयोग सुमेरिया के व्यापार हिसाब किताब रखने में किया करते थे। जो भी व्यापारी हैं वो हिसाब किताब करने में इस लिपि का उपयोग करते थे। अगला है प्रश्न इसके, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तुमने पढ़ा था, है ना, दजला फरात नदियों के पास में जो इराक का क्षेत्र है वहाँ पर विकसित हुई। बेबीलोन के किस शासक ने विधि संहिता की रचना की? तो हमने बेबीलोन के शासक के बारे में पढ़ा था, हम्बी था, उन्होंने की थी, ठीक है। कीलाक्षर लिपि क्या थी? तो अभी कीलाक्षर के बारे में अभी देखो, ये ऊपर लिखा हुआ कीलाक्षर लिपि के बारे में, है ना, वहाँ से आप देख सकते हो। कीलाक्षर लिपि है, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। ये है कीलाक्षर लिपि, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है मेसोपोटामिया सभ्यता में धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धर्म का उद्देश्य क्या था वो भी इसमें लिखा हुआ है। चलो ठीक है, अब यहाँ तक हमने इसको पढ़ा। अब आगे देखते हैं। नील नदी घाटी में मिस्र की प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ। अब मिस्र की सभ्यता जो है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता, है ना, हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। तो अभी हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा। अब ये आ गई नील नदी की जो है सभ्यता है, जो नील घाटी की सभ्यता जो नील नदी में विकसित हुई है, मिस्र की सभ्यता, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। प्राचीन काल में मिस्र के सुख और समृद्धि का कारण नील नदी ही रही है। नील नदी अफ्रीका के भूमध्य रेखा के निकट इथियोपिया में युगांडा स्थित पर्वत से निकलती है और मिस्र के मध्य में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी के कारण ही मिस्र का अस्तित्व है, अन्यथा मिस्र लीबिया के रेगिस्तान का एक भाग होता। तो नील नदी है, इसी कारण क्या है, वहाँ पर लोगों का यानी कि अस्तित्व बना हुआ है, वरना वो भी एक क्या होता है, लीबिया से क्या जो रेगिस्तान है मिस्र में, जो अफ्रीका में, वो उसके समान वो भी एक क्या होता, रेगिस्तानी होता। अब देखिए कि मिस्र की प्रमुख विशेषता है। तो देखो अभी हमने पढ़ा, यहाँ से मिस्र की सभ्यता स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं दे रखा। अभी पहले हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी थी, अब यहाँ से मिस्र की सभ्यता शुरू है, ठीक है। मिस्र की सभ्यता यहाँ से शुरू हो चुकी है ना। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अबे मिस्र की प्रमुख विशेषता, उस सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? मिस्र का सामाजिक जीवन। मिस्र के शासक फराओ कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको? फराओ। और प्रजा पर उनकी सत्ता निरंकुश थी, यानी कि प्रजा पर उनकी सत्ता निरंकुश मतलब कि जो राजा चाहता था वही काम होता था, चाहे उसमें प्रजा का भला हो या ना हो, तो वो राजा निरंकुश कहलाता है। समाज 5 वर्गों में विभक्त था। राज परिवार, सामंत, पुरोहित, मध्यम वर्ग एवं दास वर्ग की स्थिति दयनीय थी। राजवंश समाज, सामंत एवं पुरोहित बड़े राजमहलों में रहते थे। मिस्र की सभ्यता में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इस सभ्यता में जो वहाँ की स्त्रियां है उसको ऊंचा स्थान प्राप्त था। सामंत है, राजवंश है, पुरोहित आदि जो है वो राजमहलों में रहते थे। आर्थिक जीवन कैसा था? तो पहला है कृषि एवं पशुपालन। आर्थिक जीवन में क्या आएगा? कृषि और पशुपालन। गेहूं, जौ, खजूर, अंजीर, अंगूर आदि की खेती की जाती थी। नील नदी में बाढ़ के पानी को सिंचाई हेतु संग्रहित किया जाता था। तो जो बाढ़ का पानी आता था नील नदी में, उसको सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। मिस्र के शासक द्वारा कृषि कार्यों में मदद की जाती थी। गाय, भेड़, बकरी, बंदर, गधा मुख्य पालतू पशु थे। अगला है व्यापार और उद्योग। मिस्र के लोग पत्थर के गुलदस्ते, प्याले, तख्तियाँ एवं मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चमड़े के वस्त्र, ढाल एवं पेरिरस से कागज बनाना जानते थे। मिस्रवासी लकड़ी पर नक्काशी तथा कांच पर चित्रकारी, नाव, चटाई, रस्सी, ईंट भी जानते थे। तो ये लोग भी ये भी बनाना जानते थे। ईंट है, नाव है, चटाई है, रस्सी है ना, चित्रकारी करना, कांच के ऊपर, लकड़ी के ऊपर नक्काशी चित्रकारी करना भी ये लोग जानते थे। नील नदी के मार्ग में नौकाओं द्वारा विदेशी व्यापार प्रचलित था। तो नील नदी में जो नौकाएं चलती थी, नावें चलती थी, उसके द्वारा वह विदेशी व्यापार भी करते थे। वस्तु विनिमय प्रचलित था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं को देकर वस्तु खरीदना। आज हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हम क्या देते हैं? पैसे दे के वस्तु खरीदते हैं, रुपए हमें देने पड़ते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, वस्तु दी और उसके बगैर उनकी आवश्यकता की वस्तु उन्होंने वस्तु देकर खरीद ली। व्यापार राज्य के नियंत्रण में ही होता था। निजी व्यापार बहुत कम था, यानी खुद का व्यापार नहीं था, वो राज्य के नियंत्रण में व्यापार करते थे। अगला है धार्मिक जीवन। मिस्र का समाज धर्म प्रधान था। फराओ को
ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझते थे, यानी कि वहाँ के राजा क्या कहलाते थे, फराओ, और फराओ को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे, यानी वो फराओ क्या है, वो ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व है, यानी ईश्वर ने ही उसको भेजा है यहाँ पर राज करने के लिए हमारे ऊपर। सूर्य को ही संसार का कर्ता मानते थे, सम्राट सूर्य का पुत्र माना जाता था, तो वहाँ का जो राजा था, सम्राट था, उसको सूर्य का पुत्र मानते थे। तो देखा ना, सारा कुछ राजाओं पर निर्भर था, यानी इसलिए ना राजा को निरंकुश कहा गया है, जो राजा कहेगा वही होगा। आकाश, अग्नि, वायु, ओसरिम, नील नदी तथा सिंध चंद्रमा को पूजा जाता था। अखनाटक नामक फराओ ने केवल सूर्य की पूजा के अलावा सभी देवताओं की पूजा पर रोक लगा दी। यह एकेश्वरवाद अधिक समय तक नहीं चल रहा तथा पुनः बहुवेदवाद प्रचलित हो गया। तो देखो, अखाटक नामक जो राजा आया, जो फराओ आया यानी राजा आया, उसने सब देवताओं की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा सिर्फ है सूर्य देवता की पूजा करनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये जो एकेश्वरवाद उन्होंने जो पद्धति अपनाई, एकेश्वरवाद यानी एक ही देवता की पूजा करना, ये पद्धति उन्होंने अपनाई इस राजा ने, अखनाटक ने। वो कुछ समय तक ही चली, फिर वापस वही बहुदेववाद प्रचलित हो गए, यानी बहुत से देवताओं की पूजा करना दोबारा शुरू हो गया। ज्ञान विज्ञान, मिस्र में ज्योतिष व गणित के क्षेत्र में प्रगति विश्व सभ्यताओं के लिए अनुकरणीय थी। चिकित्सा एवं शरीर शास्त्र का ज्ञान एवं स्वास्थ्य सुरक्षा इस काल की उपलब्धि थे। मिस्र में धूप घड़ी व जल घड़ी का भी आविष्कार हो चुका था। मृतक शव को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाने के लिए विभिन्न रसायनों का भी आविष्कार हुआ। तो देखो, आज हम देखते हैं मिस्र के अंदर जो है, जो पिरामिड है, ममीज वगैरह है, सुना है ममीज के बारे में आपने, कि जहाँ पर शवों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ कहाँ पर हुई है, मिस्र में। तो ये लोग पहले से रसायनों का इस तरह का प्रयोग जानते थे कि जो मृतक के शव को वो लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। मिस्र का पंचांग भी अन्य सभ्यताओं से अपनाया है। तो मिस्र का जो पंचांग है वो अन्य सभ्यताओं ने भी अपनाया। उन्होंने अपनी वर्णमाला विकसित करके पेपिरस वृक्ष से कागज का निर्माण भी किया था। पिरामिड निर्माण मिस्र वासियों की विशेष उपलब्धि है। तो आज भी हम मिस्र के पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो विशेष उपलब्धि रही है। पिरामिड निर्माण, अब मिस्र में जो पिरामिड का निर्माण होता था वो किस तरह से होता था। पिरामिड मिस्र की कला की अद्वितीय देन है। मिस्र वासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद शव में आत्मा निवास करती है, अतः वे शव पर एक विशेष रसायन का लेप करते थे। इससे मृतक शव लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। शवों को सुरक्षित रखने के लिए समाधियां बनाई गई थी, जिन्हें वे लोग पिरामिड कहते थे। तो शव को सुरक्षित रखने के लिए जो समाधि बनाई थी उसे वो क्या कहते थे, पिरामिड। पिरामिड में रखे शवों को मम्मी कहा जाता था। तो आज भी आप कई बार देखोगे, यूट्यूब वगैरह गूगल पर सर्च करके देखना, मम्मी जो मिस्र की ही है, ठीक है। तो मिस्र को जो मम्मीज है, तो उनको जो पिरामिड में जो शव रखे गए उसको सुरक्षित रखने के लिए उसका रसायनों का लेप किया गया ताकि वो शव सड़े नहीं, ठीक है। तो उसको वो क्या कहते थे, मम्मीज कहते थे। पिरामिड निर्माण में मानक निर्धारण का बहुत भी विशेष है। तो पिरामिड का जो बनावट थी उसमें कुछ मानकों का, कुछ गणितीय वो चीज़ों का निर्धारण करते थे, यानी उसकी नाप चौप उनका अलग ही तरीका था, जिसमें प्रत्येक प्रस्थखंड का नाप समान है, यानी प्रत्येक पृष्ठखंड यानी प्रत्येक पत्थर का नाप क्या है, समान होता था। गीजे एवं खुफू के पिरामिड वास्तुकला के क्षेत्र में प्राचीन मिस्र का कलात्मक वैभव प्रदर्शित करते हुए आज भी विश्व के 7 आश्चर्यों में गिने जाते हैं। तो देखो, इस तरह से पिरामिड होते थे, है ना। देखो किस तरह से पिरामिड बनाया, जो त्रिभुजाकार है ये पिरामिड ही है जो मिस्र में बने हुए हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि गीजे का पिरामिड, ठीक है। गीजे का पिरामिड हमने देखा अभी, गीजे का पिरामिड क्या है। तो मिस्र के पिरामिड में गीजे का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक कलाकृति है। तो सर्वश्रेष्ठ एक कलाकृति है कि मिस्र का जो पिरामिड है उसमें गीजे का जो पिरामिड है वो है वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। गीजे का यह पिरामिड 481 फीट ऊंचा तथा 755 फीट चौड़ा है। इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे। देखो 2.5 टन के कितने, 23 लाख पत्थर के टुकड़े इस पिरामिड में, गीजा के पिरामिड में लगे हुए हैं। इसके बाहर पत्थर की एक विशाल नरसिंह की मूर्ति है। तो अभी हमने जो चित्र देखा था, ठीक है, तो वो गीजा के पिरामिड का ही था जिसमें नरसिंह का चित्र उसमें बनाया गया था, ठीक है, जिसे ना स्फिंक्स कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, स्फिंक्स। अब देखो, अब है इसके प्रश्न कि पिरामिड किसे कहते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है, मम्मी किसे कहते हैं, हाँ, ये सभी हमने इस पाठ में पढ़ा है ना। मिस्र के शासक फराओ कहलाते थे, है ना। प्रसिद्ध, है ना, इतिहास वेत्ता ने खालिस्तान में मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। तो ये सभी इसके आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो अब है चीन की सभ्यता। अब चीन की सभ्यता के बारे में हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर आपका बहुत बड़ा है। तो चीन की सभ्यता जो है उसके बारे में, और राजस्थान में जो सभ्यता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।
तो ज़्यादा ज़्यादा जो वीडियो को लाइक करें और कुछ कमेंट हो तो कर सकते हो आप। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।